नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ्स का कोई भी लेक्चर, जो नया लेक्चर जो हम लेक्चर तैयार करते हैं उसकी खबर, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इसलिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो हैं, अभी वैकेंसी निकली है जेल प्रहरी की, उसमें जो 29 सितंबर 2018 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो मेन क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व आपको कैसे करना है और उन क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और 20 में से 15-16 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं टाइम के साथ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक के प्रश्न होंगे। जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक से ही बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर के एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। उस बैलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय ज्ञात कीजिए। मतलब आपको टाइम पता करना है। क्या पता करना है? टाइम। तो कुल मिलाकर समय और दूरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्लियर है? ये स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो सबसे पहले जो पूछा है उसका फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा है कि 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 356 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा मतलब डिस्टेंस, टाइम बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा? स्पीड। डिस्टेंस मीन्स दूरी और स्पीड मतलब होगा चाल। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 356 किलोमीटर, ये लिख दें। स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। अब आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कई बार आपने किताबों में देखा होगा कि चेंज करना पड़ता है, 5/18, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दोनों यूनिट एक में दी है। यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आप सिंपल 16 से भाग दे दीजिए। चलो 16 से भाग देते हैं। तो 16 का भाग दिया इसमें, है ना। तो 16 दूना कितना? 32। कितना बचा? 3। तो कितना हो गया? 36। फिर 16 दूना 32। क्लियर है? कितना बचा? 4। तो ये 22 बार पूरा भाग गया। 4/16। तो इस 356 को आपने 16 से भाग दिया तो कितना आया? 22 से ही 4/16। इस 4/16 को एक बार और कैंसिल आउट कर लो तो क्या आ जाएगा? 22 से ही 1/4। मतलब आपका समय आने वाला है 22 घंटे और 1/4। अब देखो 1/4 को कैसे सॉल्व करें? ये 22 घंटे तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 22 घंटे इसका आंसर आएगा। बट 1/4 का मतलब क्या? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। उसका 1/4 हिस्सा, तो इसका मतलब 1/4। तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो उसका 1/4 निकाल लीजिए, कितना आएगा? 15। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? 22 घंटे और 15 मिनट। क्लियर है? तो देखिए, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस आपको एक फॉर्मूला रखना था। उस फॉर्मूले की सहायता से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको करना है। सिंपल फॉर्मेट रखा आपने, कैंसिल आउट करना आपको आना चाहिए, कैंसिल आउट करना आपको आ गया और आंसर हमारा आंसर आया 22 घंटे और 15 मिनट। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक कैंडी बार का वज़न 40 ग्राम है, यदि एक कैंडी बार का वज़न कितना है? 40 ग्राम, तो 4 किलो के थैले में कितने कैंडी बार होंगे? तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको निकालना है कैंडी बार की संख्या। आपको निकालना है, क्या निकालना है? कैंडी बार की संख्या। और एक कैंडी बार में कितना वज़न है? 40 ग्राम है। 4 किलो थैले में कितने कैंडी बार आएंगे? तो पहले तो मुझे बताइए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलो में कितने होंगे? 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम में 40 का भाग दे दो
तो आ जाएगा 100 कैंडी बार। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब बताइए 10 सेकंड का काम था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ थी नहीं, सोचने वाला काम था नहीं। बस आपको ये पता करना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलो में कितना हो गया, 4000 ग्राम। और 40 ग्राम की 1 कैंडी बार है, तो 40 का भाग दे दो 4000 ग्राम में, तो कितने आ जाएंगे, 100 आंसर आ जाएगा इसका। डायरेक्ट इसका आंसर 100 आ गया। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान। ये सब जेल प्रेरित की एग्ज़ाम में 29 सितंबर 2018 की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। 20 में से 15-16 प्रश्न इस टाइप के ही आएंगे जिनको आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 2-3-4 प्रश्न से टफ लेवल के आएंगे, लेकिन हम जो ये कर सकते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, एक व्हेल शार्क 5 किलोमीटर पर आवर से तैरती है। व्हेल मछली, एक व्हेल मछली 5 किलोमीटर पर आवर से तैरती है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कोई भी सवाल आता है तो उसके आखिरी बिंदु को आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी कि आखिर हमें सवाल में पूछा क्या है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब क्या पूछा है, डिस्टेंस। जैसा कि आपको मालूम है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से दूरी निकल जाएगी, तो दूरी को निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दिया है, 3 घंटे में, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। यही आपका आंसर आएगा। वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा क्योंकि दोनों यूनिट क्या है, सेम है। यहाँ से किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 3 आवर्स दिया, इसलिए आपको यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस करने की ज़रूरत जहाँ पर होगी वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन, ये भी 10 सेकेंड का, ज़्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन, प्रीति अपनी यात्रा का 40% भाग पैदल चल के और शेष भाग बस द्वारा तय करती है। ठीक है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% भाग पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए इस सवाल को यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। प्रीति जो है पैदल चल रही है कितना, 40% कुल यात्रा का, तो बस द्वारा कितनी चलेगी, 60%। ठीक है, अब यहाँ से कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। कितनी है, 80 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है, बस द्वारा कितनी चलेगी। बस द्वारा कितनी चलेगी मतलब 60% चल रही है, टोटल दूरी कितनी, 80। इस 80 का कितना निकाल लो, 60%। प्रतिशत का साइन लगता है मतलब बटे में कितना, 100, तो कैंसल आउट कर दीजिए इसको और कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर जो है वह बस द्वारा चलेगी। मुझे लगता है चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 सवाल आपने किए, 5वें सवाल पर आते हैं। 5 नंबर का सवाल, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व बताने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, मतलब 50 छात्रों की जगह एक सेब आपको बताना है। 50 छात्रों की जगह कितना बताना है, एक सेब। तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान, 50 छात्रों के लिए एक सेब, तो 200 छात्रों के लिए 4 सेब, 25 छात्रों के लिए आधा सेब, या अगर मैथमेटिकली रूप में देखा जाए तो 225 में किसका भाग दे दो, 50 का, 4.5, यही क्या होगा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब बताइए इसमें कितना समय लगेगा। इसमें तो ज़्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए क्योंकि 50 छात्रों के लिए एक सेब का प्रतिनिधित्व बताया जाता है, तो 200 के लिए कितना होगा, 4 सेब, और बचे 25 उसके लिए आधा सेब, तो कितना आंसर आएगा, 4.5। यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये सवाल भी पूछा गया था जेल प्रेरित एग्ज़ाम में 29 सितंबर 2018 को, जो कि हमारे लिए सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है। आ गया होगा आपको समझ में। चलो अगला सवाल, 6ठा सवाल पढ़ते हैं आपके लिए। एक पैकेट में 14 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, 14 पात्र हैं। एक पैकेट में 14 पात्र हैं।
एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। फिर से सुनिएगा, एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में कितने हैं? 8 कैप्सूल हैं। क्लियर है? 23,520 कैप्सूल अगर आपको पैक करना है तो आपको पैकेटों की संख्या बताना कि कितने पैकेटों की संख्या की आवश्यकता हमें होगी। फिर से, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, 14 पात्र और एक पात्र में कितने हैं? 8 कैप्सूल हैं। क्लियर है? तो देखो, एक पैकेट में कैप्सूल की संख्या आप निकालेंगे। एक पैकेट में कितने पात्र हैं? 14 और एक पात्र में कितने कैप्सूल हैं? 8 कैप्सूल है। तो 14 पात्र में कितने होंगे? 14 8 कितना? 112। तो एक पैकेट में कैप्सूल की संख्या कितनी हो गई? 112 हो गई। एक पैकेट में कैप्सूल की संख्या निकाल लिया आपने, कितनी हो गई? 112। अब पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है 23,520 कैप्सूल अगर आपके पास टोटल है और वो एक पैकेट में आपको पैक करना है, तो एक पैकेट में कितने हैं? 112। तो पैकेटों की संख्या क्या होगी? पैकेटों की संख्या क्या होगी? तो जो आपको पैकेटों की संख्या अगर निकालना है तो जो टोटल कैप्सूल हैं कितने हैं? 23,520 डिवाइड बाई कितना कर लें? 112। 112 का डायरेक्ट डिवाइड आपको आना चाहिए, घबराए नहीं, आसानी से हो सकता है। 112 दूना कितना? 224, 2 बार गया। 235 में से 224 माइनस करो तो 11 बचा, और 11 और ये 2 कितना हो गया? 112। फिर भाग कितनी बार गया? एक बार गया, 0 लगा दो, तो 210 ही क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो सवाल थोड़ा सा टिपिकल लगा, लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला सवाल तो बिल्कुल आसान 69853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? घन मतलब होता है क्यूब। इसका मतलब ये, इस सवाल को ऊपर करता हूँ मैं, 69853 का घन आपको निकालना है, का क्यूब आपको निकालना है। इसका मतलब ये है कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 69853 और इंटू 69853। क्लियर है? अब 69853 69853 69853 घन निकालना है। घन में इकाई का मतलब यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस क्या है? 3। यहाँ से भी 3 ले लो, यहाँ से भी 3 ले लो, यहाँ से भी कितना ले लो? 3। 3 3 3 9, 9 3 27। तो आंसर कितना होगा? आंसर आपका होगा 7। तो इकाई का अंक क्या होगा? 7। ये प्रश्न था, इसको भी 5 सेकंड में आपने कर दिया। ऐसे जिसके ऊपर पावर नहीं हो उसका इकाई का अंक ऐसे निकालते, इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से इस 3 को ले लिया, यहाँ से इस 3 को ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 27 हो, तो इकाई का अंक कितना होगा? 27 होगा। नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जेएल प्रेडिक एग्जाम की हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर 23.04 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालिए। जब कभी भी अगर पॉइंट में आ जाए बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले भूल जाएं कि पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको बिना पॉइंट के लिखिए। जब बिना पॉइंट के आप लिखेंगे 2304 और ये 48 का होता है। अब 2 के बाद पॉइंट था तो उसका आधा कर दें, 1 के बाद पॉइंट लगा दें, यही आपका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आपको 50 तक स्क्वायर याद है तो देख के सीधा आप आंसर लगा देंगे 48। ठीक है? अगर यहाँ 4 के बाद पॉइंट होता तो आप 2 के बाद पॉइंट लगाते। इसका रीज़न क्या है? देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई होके ये नंबर बना है। तो 4.8 इंटू 4.8 आपने किया होगा, तभी कितना आया? 2304 आया। तो 2 के बाद पॉइंट लगा, है ना? अब आपके सामने आ गया ये, आपको निकालना है ये। तो 2 का पॉइंट 2 के बाद लगा था, आपने क्या कर दिया? आंसर में 1 के बाद लगा दिया। अगर यहाँ 4 के बाद होता तो आप क्या करते? 2 के बाद लगाते। अगर 6 के बाद होता तो क्या करते? आप 3 के बाद लगाते। तो आंसर कितना है इसका? 4.8। अगला सवाल 9th वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 6xy² - 11 में x का गुणांक है? और ऑप्शन दिए गए थे उसमें। तो 11 तो हो नहीं सकता, x के साथ क्या है? 6y², यही क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 2 सेकंड का सवाल, गुणांक पूछा है, तो इस x के साथ क्या है? 6y², यही क्या होगा? इसका गुणांक होगा। चलिए
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल 3x माइनस 2y स्क्वायर का विस्तार कीजिए, मतलब इसका पूर्ण रूप आपको लिखना है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? चलो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 2y स्क्वायर मतलब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूना 6, 6 दूना देखो यहाँ से आप पूरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 2 इंटू a मतलब 3x। क्लियर? और b मतलब 2y, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6, 6 दूना 12, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख दें 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy। यही क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 बार a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन दिया है 3 का पावर ए बी, दूसरा ऑप्शन दिया है a का पावर b, b का पावर a, तीसरा ऑप्शन दिया है ab का पावर होल क्यूब, अगला दिया है चौथा ऑप्शन ab का पावर 3। तो इसमें से क्या आंसर आएगा? देखिए आपको एक बात समझा दें कि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि जहाँ पर भी अगर बेस इक्वल होगा तो गुणे में घातें क्या होगी, जुड़ेगी। जैसे 12 का पावर 2 और 12 का पावर 3 अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं 12 का पावर 5, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी एक पावर होती है। तो एक a का पावर 1, इसका पावर भी 1 होगा, इसका पावर भी 1 होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a का पावर क्यूब। इस प्रकार से b का पावर भी 1 होगा, इसका पावर भी 1 होगा, इसका पावर भी होगा। इसको भी क्या लिख सकते हैं, इनटू b का पावर क्यूब। और इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं a b का पावर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका आंसर होगा। इसका विस्तारित रूप क्या होगा, ए बी। इसको इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए बी का होल क्यूब। यही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। इनको भी चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका डिफरेंस 5 है। अब आपको जोड़ियाँ यहाँ पर दिए, पेयर्स आपको दिए यहाँ पर -2 7 6 11 7 -2 -3 -2। किसका डिफरेंस 5 है पूर्णांक का। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि पूर्णांक कहते किसको है ना, इंटीजर कहते किसको है। जब तक आपको ये डेफिनेशन नहीं मालूम होगी आप इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते कि पूर्णांक में आखिर आता क्या है, इंटीजर में आखिर आता क्या है। देखिए, एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो वह प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 से स्टार्ट हो वह प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 से स्टार्ट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई आपकी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। क्लियर। अब अगर इन प्राकृत संख्या में 0 और मिला दिया जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। मतलब होल नंबर का मतलब ये कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। तो इसको 0 और मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। क्लियर। और अगर संख्याओं के नेगेटिव, ये तो धनात्मक है, ऋणात्मक मान भी इसमें मिला दिया जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अगर ऋणात्मक मान भी मिला दिए जाए तो क्या बन जाएगा, ये जो सारा यहाँ से यहाँ तक है यही क्या कहलाता है, यही पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक या इंटीजर। इंटीजर मतलब प्राकृत संख्या, होल नंबर और उनके ऋणात्मक मान भी अगर मिला दिए जाएं तो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब आपसे पूछा किसका डिफरेंस 5 है। देखो पहला ऑप्शन लेते हैं, -2 और 7, तो इनका डिफरेंस 5 तो है नहीं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डिफरेंस ये हो नहीं सकता। 6 और 11, ये 6 है और इधर चलेंगे 11, तो 7 8 9 10 और 11, तो इसका डिफरेंस ही क्या है, 5 है। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक। 7 और 2, ये 7 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, इसका डिफरेंस भी 5 हो नहीं सकता। -3 -2
-3 -2 ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है। पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या, होल नंबर और उनके ऋणात्मक मान भी अगर शामिल कर लिए जाएँ तो क्या कहलाता है, वो पूर्णांक या इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स उनको कहते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, 2/3 पोर्शन उसका भरा हुआ है। यदि इस ड्रम को और पूरा भरने के लिए, इस ड्रम को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता होती है, 50 लीटर पानी और उसमें भर दिया जाए तो ड्रम क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा है। चलो और सवाल आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को और पूरा भरने के लिए 50 लीटर की और आवश्यकता होती है तो बताइए कि इसकी क्षमता कितनी है। तो देखो भरा हुआ पोर्शन कितना है, माना कि ड्रम की क्षमता कितनी है, 1 है, उसमें से भरा हुआ कितना है, 2/3 भरा हुआ है, मतलब 1/3 क्या है, खाली। तो x का 1/3 भाग क्या है, खाली, और वो खाली कितना, 50 लीटर भरने पर जो है वो खाली मिल रहा है। क्लियर है? देखो 2/3 भरा हुआ है तो 1/3 क्या है, खाली, और कितना खाली जोड़ डालने पर पूरा ड्रम भर रहा है, 50 लीटर, है ना। तो x का 1/3 बराबर कितना हो गया, 50। यही से इक्वेशन बन गई, और x बराबर कितना हो गया, 150 लीटर, यही उस ड्रम की क्या है, कैपेसिटी है। क्लियर है? ये भी सवाल 10 सेकेंड का, ज़्यादा समय इसमें लगना नहीं है, 10 सेकेंड में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो आखिरी सवाल करते हैं। ABC 3 संख्याएँ हैं, ABC कितनी संख्याएँ हैं, 3, और A का 1/3 B है, C 75 है, जो A से 30 अधिक है, और B का मान आपको ज्ञात करना है, B का मान आपको ज्ञात करना है। देख लेते हैं इस सवाल को भी, बहुत आसान सवाल है। देखिए ABC 3 संख्याएँ, A का 1/3, जहाँ पर भी का आ जाए मल्टीप्लाई, A का 1/3 बराबर कितना है, B है। क्लियर है? तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं A बराबर 3B, ये पहली इक्वेशन आपने बना ली। A बराबर कितना हो जाएगा, 3B। C कितना है, C है 75, A से 30 अधिक है, मतलब इसमें से अगर आप 30 माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा, अगर आप 30 माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो A का मान आ गया कितना, 45। इस A का मान यहाँ रख दो, A बराबर 3B, तो 45 बराबर 3B, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 45/3 बराबर कितना, 15। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको ये जो जितने भी सवाल थे मैथमेटिक्स के समझ में आए होंगे। इससे अगले वीडियो में इसका अगला पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।